कभी आपने सोचा है कि आखिर दिल्ली एनसीआर में घर इतने महंगे कैसे हो गए? कैसे 50 लाख का फ्लैट कुछ ही सालों में 1 करोड़ पार करने लगा? कैसे नोएडा, गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा और द्वारका एक्सप्रेसवे जैसे इलाकों में बिल्डर्स ऐसे दाम बोलने लगे जैसे वहां घर नहीं बल्कि सोना बेच रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत का मिडिल क्लास सच में अपना घर खरीदने की ताकत हो चुका है? क्योंकि पिछले 3-4 सालों में एनसीआर का रियल एस्टेट मार्केट जिस रफ्तार से भागा, उसने नौकरी पेशा लोगों की कमर तोड़ दी। ईएमआई बढ़ती गई, डाउन पेमेंट बढ़ती गई और लोगों का सपना छोटा गया। पहले लोग 3 BHK सोचते थे, फिर 2 BHK पर आए और अब हाल ये है कि लोगों का मानना है कि भाई किराए पर रहना ज़्यादा आसान है। लेकिन अब मार्केट से पहली बार एक ऐसी खबर आई है जिसने करोड़ों होम बायर्स को थोड़ी राहत दी। दरअसल दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी की बेतहाशा भागती कीमतों पर आखिरकार ब्रेक लगता दिख रहा है। प्रॉप टाइगर की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 2025 की पहली तिमाही में दिल्ली एनसीआर में घरों की कीमतें सालाना आधार पर 43% की रफ्तार से बढ़ रही थी, लेकिन अब 2026 की पहली तिमाही में यही ग्रोथ घटकर 18% पर आ गई। यानी दाम अभी भी बढ़ रहे हैं लेकिन अब भाग नहीं रहे। रिपोर्ट के अनुसार एनसीआर घरों की औसत कीमत 9,534 रुपये प्रति वर्ग फुट पहुंची, लेकिन सबसे बड़ा संकेत ये है कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले सिर्फ 4% की बढ़ोतरी हुई। और यही वो बदलाव है जिसने मार्केट एक्सपर्ट्स को अब सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या आखिरकार एनसीआर का रियल एस्टेट मार्केट ओवरहिट होने के बाद अब ठंडा पड़ रहा है। क्योंकि दोस्तों, पिछले कुछ सालों में एनसीआर में जो माहौल बना था वो पूरी तरह से फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट पर चल रहा था। बिल्डर कहता था कि आज नहीं लिया तो कल महंगा मिलेगा, वहीं इन्वेस्टर कहता था कि अभी बुक करो, 6 महीने बाद 20 लाख ऊपर पर बेच देना। और यूट्यूब से लेकर व्हाट्सएप तक हर जगह यही नैरेटिव चल रहा था कि रियल एस्टेट कभी नीचे नहीं जाता। खासकर द्वारका एक्सप्रेसवे, नोएडा एक्सटेंशन और गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड जैसे इलाकों में यह हालत ऐसी हो गई थी कि लॉन्च से पहले ही फ्लैट्स सोल्ड आउट होने लगे। इतना ही नहीं, कई प्रोजेक्ट्स में तो सिर्फ इन्वेस्टर ही इन्वेस्टर दिखाई देते। लेकिन अब ग्राउंड रियलिटी बदल रही है क्योंकि अब मार्केट में सप्लाई बढ़ने लगी। प्रॉप टाइगर की एक रिपोर्ट कहती है कि एनसीआर में नए घरों की सप्लाई सालाना आधार पर लगभग 29% बढ़ गई और 2026 की पहले क्वार्टर में करीब 10,230 नई यूनिट्स लॉन्च हुई। यानी अब बायर्स के पास ऑप्शंस बढ़ रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, बिल्डर पर प्रेशर बढ़ रहा है और सबसे बड़ी बात, बायर्स की बार्गेनिंग पावर धीरे धीरे अब वापस आ रही है। यही वजह है कि अब बायर्स पैनिक मोड में नहीं बल्कि कैलकुलेशन मोड में आ चुके हैं। लोग अब बिल्डर्स के ऑफिस जाकर सिर्फ ब्रोशर नहीं देख रहे बल्कि पूछ रहे हैं कि रेरा अप्रूव्ड हैं, पोजेशन कब मिलेगा, मेंटेनेंस कितना होगा, बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। और यही बदलाव अब मार्केट के मैच्योर होने का संकेत माना जा रहा है। दरअसल पिछले कुछ सालों में एनसीआर के बायर्स ने बहुत कुछ झेला। कहीं प्रोजेक्ट सटक गए, कहीं बिल्डर भाग गए, कहीं पोजेशन में 5-5 साल की देरी हुई और कहीं लोगों ने ईएमआई भी दी और रेंट भी। यही वजह है कि अब बायर्स सिर्फ ड्रीम होम नहीं बल्कि सेफ इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं। और इसी बीच कई रिपोर्ट्स ने भी एनसीआर मार्केट में बदलाव के संकेत दिए। नाइट फ्रैंक इंडिया की एक रिपोर्ट की माने तो 2025 के मुकाबले अब एनसीआर में इन्वेस्टर ड्रिवन बाइंग थोड़ी धीमी हुई है और एंड यूज़र डिमांड बढ़ रही है। यानी अब असली रहने वाले लोग ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं, सिर्फ ट्रेडिंग वाले इन्वेस्टर्स नहीं। वहीं एनारॉक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले कुछ सालों की तेज़ प्राइस रैली के बाद अब अफोर्डेबिलिटी एक बड़ा इशू बन चुका है, क्योंकि सैलरी जितनी तेज़ी से नहीं बढ़ी उससे कई गुना तेज़ी से प्रॉपर्टी प्राइजेस बढ़ गए। यही कारण है कि अब मिडिल क्लास बायर्स ज़्यादा कॉशियस हो चुके हैं। CNBC, TV 18 और इकोनॉमिक टाइम्स जैसे कई बिजनेस रिपोर्ट्स में भी ये बात कही गई कि आरबीआई की ऊंची ब्याज दरों और महंगी ईएमआई ने बायर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्योंकि जब महज होम लोन की ईएमआई ही 70 से 80 हज़ार रुपये पहुँच जाए तो मिडिल क्लास आदमी आखिर कितना स्ट्रेच करेगा। और यही वजह है कि अब मार्केट की ग्रोथ थोड़ी नॉर्मल होती दिख रही है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एनसीआर में घर सस्ते हो चुके हैं। असलियत ये है कि एनसीआर अभी भी आम आदमी के लिए बेहद महंगा मार्केट बना हुआ है। अगर आप नोएडा या फिर गुरुग्राम में एक अच्छा सा 3 BHK खरीदना चाहें तो आज भी आसानी से 1.5 करोड़ से 3 करोड़ तक की कीमत सुनने को मिल सकती है। खासकर प्रीमियम कॉरिडोर्स में तो बिल्डर्स अब घर नहीं बल्कि लग्जरी लाइफस्टाइल बेच रहे हैं। क्लब हाउस, स्काई डेक, इन्फिनिटी पूल, प्राइवेट लिफ्ट, एआई सिक्योरिटी और इन शब्दों ने रियल एस्टेट को हाउसिंग से ज़्यादा एक स्टेटस सिंबल बना दिया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये स्लो डाउन टेम्परेरी है या असली करेक्शन की शुरुआत। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भी किसी मार्केट में सप्लाई तेज़ी से बढ़ती है और बायर्स कॉशियस हो जाते हैं तब प्राइजेस की रफ्तार धीरे धीरे कम होने लगती है। और दोस्तों, इस वक्त एनसीआर में कुछ वैसा ही होता दिख रहा है।
खासकर द्वारका एक्सप्रेसवे जैसे इलाकों में, जहां पिछले 2 से 3 सालों में कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ी। वहां अब बायर्स ज़्यादा सेलेक्टिव हो चुके हैं। कई बिल्डर्स अब डिस्काउंट्स, फ्लेक्सिबल पेमेंट्स प्लान्स और अश्योर्ड रिटर्न जैसे ऑफर्स देने लगे ताकि सेल्स मोमेंटम बना रहे। यानी मार्केट में अब वही पुराना अग्रेसिव कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा जो 2023 और 2024 में दिखाई देता था। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि एनसीआर का रियल एस्टेट मार्केट अब एक नए फेज में एंटर कर रहा है, जहां असली खेल अफोर्डेबल हाउसिंग का नहीं बल्कि प्रीमियम हाउसिंग और लग्जरी प्रोजेक्ट्स का होने वाला है। और दोस्तों, यही आने वाले वक्त में मिडिल क्लास और रिच खरीदार के बीच सबसे बड़ा हाउसिंग डिवाइड पैदा कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि एनसीआर में प्रॉपर्टी की कीमतों की रफ्तार धीमी होने का मतलब अब सस्ते घर मिलने लगेंगे, तो शायद आप आधी कहानी ही देख रहे हैं, क्योंकि असली खेल अब शुरू हुआ है और ये खेल है लग्जरी रियल एस्टेट का। बाहर से मार्केट कूलिंग दिख रहा है, लेकिन अंदर बिल्डर्स ने पूरा बिजनेस मॉडल बदल डाला है। पहले एनसीआर में बिल्डर सोचता था कि ज़्यादा फ्लैट्स बेचो, और अब बिल्डर सोचता है कि कम फ्लैट्स बेचो लेकिन करोड़ों में बेचो। और यही वजह है कि आज गुरुग्राम, नोएडा, द्वारका एक्सप्रेसवे, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड और ग्रेटर नोएडा वेस्ट जैसे इलाकों में अफोर्डेबल हाउसिंग की जगह लग्जरी टावर्स की बाढ़ आ चुकी है। अब हर दूसरे प्रोजेक्ट में इन्फिनिटी पूल, स्काई लाउंज, प्राइवेट एलिवेटर्स, स्मार्ट होम ऑटोमेशन, रूफटॉप सिनेमा, बिजनेस क्लब, एआई सिक्योरिटी और होटल स्टाइल लॉबी जैसे फीचर्स दिखाई देने लगे। अब सवाल ये है कि आखिर बिल्डर अचानक इतना लग्जरी क्यों बेचने लगा? इसका जवाब सीधा है, प्रॉफिट। क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग में मार्जिन कम है, लेकिन लग्जरी होम्स में प्रॉफिट कई गुना ज़्यादा है। दरअसल पहले बिल्डर्स 50 लाख वाले फ्लैट्स बेचकर कमाता था, अब वही बिल्डर 5 करोड़ वाले पेंट हाउस बेच रहा है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि बायर्स भी मिल रहे हैं। नाइट फ्रैंक इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक एनसीआर अब देश के सबसे तेजी से बढ़ते लग्जरी हाउसिंग मार्केट्स में शामिल हो चुका है। 2025 और 2026 के दौरान 1 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टीज की डिमांड में जबरदस्त उछाल आया। खासकर गुरुग्राम में अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट्स की सेल्स रिकॉर्ड लेवल पर पहुंची। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, जब देश का मिडिल क्लास ईएमआई और रेंट के बीच पिस रहा है, तब करोड़ों के फ्लैट्स खरीद कौन रहा है? और दोस्तों, इसका जवाब है HNIs, यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, स्टार्टअप फाउंडर्स, NRIs, कॉर्पोरेट CXOs और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स, और वो नया रिच क्लास जिसने पिछले कुछ सालों में पैसा तेजी से बनाया। कोविड के बाद भी भारत में वेल्थ क्रिएशन का पैटर्न काफ़ी बदला है। स्टॉक मार्केट बूम, स्टार्टअप एग्जिट्स, क्रिप्टो प्रॉफिट्स और ग्लोबल कंपनीज में हाई सैलरी पैकेजेस ने एनसीआर में एक नई रिच पॉपुलेशन पैदा कर दी। यही वजह है कि अब बिल्डर को लगता है कि 100 अफोर्डेबल फ्लैट्स बेचने से बेहतर है 10 लग्जरी फ्लैट्स बेचना। और यही कारण है कि एनसीआर का पूरा स्काईलाइन अब बदलता जा रहा है। अब बिल्डर सिर्फ घर नहीं बेच रहा बल्कि स्टेटस बेच रहा है। ज़रा एडवर्टीजमेंट देखिए, उसमें किचन नहीं दिखेगा, उसमें हेलीपैड जैसा रूफटॉप दिखेगा, बेडरूम नहीं दिखेगा बल्कि गोल्फ व्यू बैल्कनी दिखेगी। यानी रियल एस्टेट अब शेल्टर नहीं बल्कि लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बन चुका है। दोस्तों, प्रॉपटाइगर की Q1 2026 रिपोर्ट के मुताबिक एनसीआर में लॉन्च हुई 10,230 नई यूनिट्स का बड़ा हिस्सा प्रीमियम और अपर मिड क्लास कैटेगरी में है। यानी सप्लाई बढ़ी ज़रूर है, लेकिन आम आदमी के लिए नहीं। और शायद यही वजह है कि मिडिल क्लास खरीदार आज सबसे ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, क्योंकि बाहर हेडलाइंस कह रही हैं कि प्राइस ग्रोथ स्लो हुई है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में अच्छी लोकेशंस पर 3 BHK अभी भी 1.5 करोड़ से नीचे नहीं मिल रहा। गुरुग्राम की गोल्फ कोर्स रोड, SPR, न्यू गुरुग्राम और द्वारका एक्सप्रेसवे जैसे कॉरिडोर्स में कई प्रोजेक्ट्स 20,000 से 30,000 रुपये प्रति वर्ग फुट तक पहुंच चुके। नोएडा एक्सप्रेसवे में भी प्रीमियम प्रोजेक्ट्स तेजी से महंगे हो रहे हैं, यानी मार्केट का अफोर्डेबल हिस्सा धीरे धीरे गायब हो रहा है। और ये सिर्फ एनसीआर की कहानी नहीं, पूरे भारत में यही ट्रेंड दिख रहा है। एनारॉक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में देश के टॉप 7 सिटीज़ में लग्जरी हाउसिंग सेगमेंट सबसे तेजी से बढ़ा है। खासकर 1.5 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टीज़ की डिमांड में भारी उछाल आया है, जबकि अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट का शेयर लगातार घट रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और बड़ा खेल चल रहा है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। बिल्डर लग्जरी इसलिए भी बना रहा है क्योंकि लैंड कॉस्ट बहुत बढ़ चुकी है। एनसीआर में अच्छी लोकेशंस पर ज़मीन इतनी महंगी हो चुकी है कि बिल्डर को प्रॉफिट निकालने के लिए हाई एंड प्रोडक्ट बनाना पड़ता है। अगर वही बिल्डर अफोर्डेबल फ्लैट्स बनाएगा तो उसका मार्जिन खत्म हो जाएगा। और यही कारण है कि अब छोटे फ्लैट्स कम और बड़े बड़े 3 BHK और 4 BHK ज़्यादा लॉन्च हो रहे हैं। और इसका सीधा असर मिडिल क्लास पर पड़ रहा है। पहले जहाँ परिवार 60 से 70 लाख में एक अच्छा फ्लैट लेने की सोचता था, अब वही बजट एनसीआर में एंट्री टिकट बनता जा रहा है। ऊपर से होम लोन इंटरेस्ट रेट्स भी EMI का दबाव बढ़ा रहे हैं।
आरबीआई ने भले ही रेट्स को स्टेबल रखा हो, लेकिन 1 करोड़ के लोन पर आज भी ईएमआई मिडिल क्लास की कमर तोड़ सकती है। दोस्तों, यही वजह है कि आज कई सैलरीड फैमिलीज रेंट और ईएमआई के बीच फंस चुके हैं। दोस्तों, अब रेडिट, मैजिक ब्रिक्स फोरम्स और लोकल प्रॉपर्टी ग्रुप्स पर भी लोग खुलकर कह रहे हैं कि सैलरी इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही जितनी तेज़ी से एनसीआर में प्रॉपर्टी महंगी हुई। लेकिन इस पूरी कहानी में एक पॉजिटिव बदलाव भी दिख रहा है। पहले एनसीआर का रियल एस्टेट मार्केट सिर्फ हाइप पर चलता था, बिल्डर ब्रोशर दिखाता था और बायर बुकिंग कर देता था। लेकिन अब बायर ज़्यादा स्मार्ट हो चुका है। खासकर रेरा आने के बाद ट्रांसपेरेंसी पहले से बेहतर हुई है। लोग अब लीगल क्लियरेंस, डिलीवरी टाइमलाइन, बिल्डर ट्रैक रिकॉर्ड और रीसेल पोटेंशियल देखकर इन्वेस्ट करते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। दरअसल पहले यही कॉरिडोर डिले और अनसर्टेनिटी का सिंबल बन गया था, लेकिन अब इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा होने के बाद यहाँ रीसेल मार्केट तेज़ी से मजबूत हो रहा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आने वाले 5 सालों में द्वारका एक्सप्रेसवे एनसीआर का नया प्रीमियम बेल्ट बन सकता है। लेकिन दोस्तों, असली खतरा अभी बाकी है, क्योंकि अगर यही ट्रेंड जारी रहा और बिल्डर्स लगातार सिर्फ लग्जरी प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते रहे तो एनसीआर में हाउसिंग डिवाइड बहुत बड़ा हो सकता है। एक तरफ करोड़ों के ग्लास टावर्स होंगे जहां रूफटॉप पूल और प्राइवेट सिनेमा होगा, और दूसरी तरफ वही नौकरी पेशा मिडिल क्लास होगा जो हर साल रेंट बढ़ने से परेशान रहेगा। सोचिए, अगर टीचर्स, इंजीनियर्स, बैंक एम्प्लॉयज़, जूनियर आईटी प्रोफेशनल्स और छोटी बिजनेस फैमिलीज एनसीआर में घर खरीद ही नहीं पाए तो शहर का सोशल बैलेंस क्या होगा? यही सवाल अब अर्बन इकोनॉमिस्ट भी उठा रहे हैं। जेएलएल इंडिया और सीबीआरई जैसे एजेंसियों ने भी अपनी रिपोर्ट्स में कहा है कि इंडिया का हाउसिंग मार्केट तेज़ी से प्रीमियम ड्रिवन बनता जा रहा है। यानी आने वाले समय में रियल एस्टेट सिर्फ रहने की ज़रूरत नहीं बल्कि वेल्थ गैप का सबसे बड़ा सिंबल बन सकता है। और शायद यही वजह है कि आज एनसीआर का मार्केट 2 हिस्सों में बढ़ता दिख रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो लग्जरी टावर्स को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मान रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो मिडिल क्लास जो अभी भी कैलकुलेटर लेकर बैठा है कि ईएमआई दूं या फिर बच्चों की फीस भरूं। लेकिन फिर भी इन्वेस्टर्स एनसीआर को लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी क्यों मान रहे हैं? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी तेज़ी से बढ़ रहा है। जेवर एयरपोर्ट, रैपिड रेल, द्वारका एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, मेट्रो एक्सपेंशन, ये सब आने वाले सालों में एनसीआर की कनेक्टिविटी को और मजबूत करेंगे। और दोस्तों, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर जाता है वहां प्रॉपर्टी प्राइसेस अक्सर उसके पीछे दौड़ते हैं, और यही वजह है कि मार्केट कूलिंग के बावजूद बड़े इन्वेस्टर्स अभी भी एनसीआर से बाहर नहीं निकल रहे। लेकिन सवाल वही है, क्या ये ग्रोथ सस्टेनेबल है? क्या एनसीआर का रियल एस्टेट मार्केट आखिरकार मैच्योर हो रहा है, या फिर ये सिर्फ अगले बड़े प्रॉपर्टी बूम से पहले की शांति? क्योंकि इतिहास बताता है कि जब भी मार्केट में लग्जरी फीवर बढ़ता है तब आम आदमी अक्सर पीछे छूटने लगता है, और शायद यही एनसीआर की सबसे बड़ी चिंता बनने वाली है। दोस्तों, आखिर में सबसे बड़ा सवाल आपसे, अगर एनसीआर में घर सिर्फ अमीरों के लिए बनते रहे तो मिडिल क्लास आखिर कहाँ जाएगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में एनसीआर में घर खरीदना आसान होगा या फिर अपना घर सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा? आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऐसे ही काम के अपडेट के साथ। तब तक देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।